हेलो बच्चों, आज आपका फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम फिर से कक्षा 10 का पाठ 3 पढ़ेंगे और इसमें हम ये वाला टॉपिक पढ़ेंगे, धातुओं के रासायनिक गुणधर्म। इससे पहले वाले टॉपिक में हमने धातुओं और अधातुओं के भौतिक गुणधर्म पढ़े थे। इसमें हम पढ़ेंगे धातुओं के रासायनिक गुणधर्म। तो देखिए, धातुओं के भौतिक गुणधर्मों में हमने ये पढ़ा था कि धातुएं चमकीली होती हैं, ध्वनिक होती हैं, आघातवर्धक होती हैं, तन्य होती हैं और विद्युत की सुचालक होती हैं और ऊष्मा की सुचालक होती हैं और धातुएं कठोर होती हैं। उनमें कुछ अपवाद थे, वो भी हमने पढ़े थे, लेकिन हमने इससे पहले धातु के भौतिक गुणधर्मों के बारे में अच्छी तरह से पढ़ लिया है। अब हम रासायनिक गुणधर्मों के बारे में पढ़ेंगे कि धातुएं किसी भी अन्य पदार्थ से जब क्रिया करती हैं तो तेजी से क्रिया करती है, धीमे क्रिया करती है, या क्रिया करती है या नहीं करती हैं, मतलब उसके रासायनिक गुणधर्मों के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि धातुएं वायु से अभिक्रिया करती हैं तो क्या होता है, जल से अभिक्रिया करती हैं तो क्या होता है, अम्लों से अभिक्रिया करती हैं तो क्या होता है, ये सब हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। तो पहले हम पढ़ते हैं कि जो धातुएं होती हैं वो वायु से कैसे अभिक्रिया करती हैं, मतलब धातुओं का अगर वायु में दहन होता है तो फिर क्या होता है। धातुओं को अगर वायु में जलाया जाता है, धातुओं का वायु में दहन होता है तो फिर क्या होता है। धातुओं के रासायनिक गुणधर्म के बारे में हम भाग 3.2.1 से 3.2.4 में पढ़ेंगे। इस भाग में हम धातुओं के रासायनिक गुणधर्मों के बारे में पढ़ेंगे। इसके लिए निम्नलिखित धातुओं के नमूने एकत्रित कीजिए। देखिए, ये धातुएं लेनी हमें: एल्यूमिनियम, कॉपर, आयरन, लेड, मैग्नीशियम, जिंक और सोडियम। ये धातुएं लेनी है। धातुएं बहुत सारी हैं, लेकिन इनमें से हम ये कुछ ही धातुएं ले लेते हैं, क्योंकि सभी धातुओं को हम लेंगे ये हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। तो हम ये कुछ धातुएं ही ले लेते हैं और इनके साथ हम क्रियाकलाप करके देखेंगे। और पहले हम ये देखते हैं कि धातुओं का वायु में दहन करने से क्या होता है। तो इसके लिए ये टॉपिक पढ़ते हैं 3.2.1। क्रियाकलाप 3.8 में आपने देखा, वायु में चमकदार श्वेत ज्वाला के साथ मैग्नीशियम का दहन होता है। यह है क्रियाकलाप 3.8। इसमें हमने मैग्नीशियम रिबन को जलाकर देखा था। तो मैग्नीशियम रिबन को जब जलाया जाता है तो उसमें ज्वाला निकलती है और एक अलग सी रोशनी निकलती है, धुआं भी निकलता है और नया पदार्थ बनता है जो कि मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है। तो यहाँ पर देखिए, क्रियाकलाप 3.8 में आपने देखा कि वायु में चमकदार श्वेत ज्वाला के साथ मैग्नीशियम का दहन होता है। जब मैग्नीशियम को जलाया जाता है तो सफ़ेद रंग की ज्वाला और चमकदार ज्वाला उत्पन्न होती है। उसके साथ धुआं भी उत्पन्न होता है, उसके साथ राख भी उत्पन्न होती है, उसके साथ सफ़ेद सा एक पदार्थ जो कि राख होती है वो उत्पन्न होती है और हीट भी उत्पन्न होती है, ऊष्मा भी उत्पन्न होती है। क्या सभी धातुएं इसी प्रकार अभिक्रिया करती हैं कि धातु को जब जलाया जाता है तो क्या सभी धातुएं मैग्नीशियम की तरह अभिक्रिया करती हैं? आइए निम्नलिखित क्रियाकलापों द्वारा इसकी जांच करते हैं। इसके लिए करते हैं क्रियाकलाप 3.9। क्रियाकलाप 3.9 में सावधानी रखनी है। निम्नलिखित क्रियाकलाप में शिक्षक का सहयोग आवश्यक है। आँखों की सुरक्षा के लिए छात्र चश्मा लगा लें तो बेहतर होगा। ये सावधानी रखनी है। एक तो शिक्षक के सहयोग से करना है ये क्रियाकलाप, और आँखों पर चश्मा लगा लेना है, काला चश्मा लगा लेना है। एकत्रित की गई धातु को चिमटे से पकड़कर ज्वाला पर उसका दहन कीजिए। देखिए, ये जो धातुएं हमने ली हैं, ये जो धातुएं, ये वाली जो धातुएं ली हैं, ये वाली, इनको एक एक करके जला कर देखेंगे। एक मोमबत्ती लेंगे हम और इसको जलाएंगे और इस ज्वाला पर इनको बारी बारी जलाकर देखेंगे और हम नोट करेंगे कि जब इनको जलाया जाता है तो क्या होता है। एकत्रित की गई किसी धातु को चिमटे से पकड़कर ज्वाला पर उसका दहन कीजिए। अन्य धातुओं से भी यही क्रियाकलाप कीजिए। इससे उत्पन्न पदार्थ को एकत्रित कीजिए। तो देखिए, जब एल्यूमिनियम को जलाया जाता है तब क्या होता है, कॉपर को जलाया जाता है तो क्या होता है, आयरन को जलाया जाता है तो क्या होता है, लेड, मैग्नीशियम, जिंक या फिर सोडियम को जलाया जाता है क्या होता है, कौन सा पदार्थ बनता है, उसको लेना है और नोट कर लेना है। उत्पाद तथा धातु की सतह को ठंडा होने दीजिए। उसके बाद जो भी पदार्थ बनता है उसको ठंडा होने दीजिए और धातु को भी ठंडा होने दीजिए। जलने के बाद धातु को भी ठंडा होने दीजिए। किस धातु का दहन आसानी से हो जाता है, तो हमें ये देखना है कि इन धातुओं में से कौन सी धातु आसानी से जलने लग जाती है, कौन सी धातु का दहन आसानी से होता है।
पॉइंट एक तो ये है, इससे उत्पन्न पदार्थों को एकत्रित कीजिए। दूसरा ये है, किस धातु का दहन आसानी से होता है। तीसरा ये है, जब धातु का दहन हो रहा था तो ज्वाला का रंग क्या था। इसके बाद, दहन के पश्चात धातु की सतह कैसी प्रतीत होती है। जब धातु का दहन होता है तो कौन सी धातु की सतह कैसी प्रतीत होती है, ये भी नोट करना है। उसके बाद धातुओं को ऑक्सीजन के साथ अभिक्रियाशीलता के आधार पर घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। मतलब सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील धातु इन धातुओं में से सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील धातु कौन सी है, उसके बाद कौन सी है, उसके बाद कौन सी है। तो इस तरह से अभिक्रियाशीलता के आधार पर घटते क्रम में लिखना है। पांचवा पॉइंट ये है। उसके बाद, क्या इनके उत्पाद जल में घुलनशील है। तो मतलब जब धातु का दहन किया जाता है तो जो उत्पाद बनता है, ये है उत्पाद तथा धातु की सतह को ठंडा होने दीजिए। तो देखिए, जो उत्पाद बनता है उसको जल में घोलकर देखना है बारी बारी कि एल्यूमिनियम के दहन से क्या उत्पाद बनता है, जिंक से क्या उत्पाद बनता है, लोहे से। इस तरह से सभी के जो उत्पाद बनेंगे उनको जल में घोलकर देखना है। तो छठा पॉइंट ये है। ये पॉइंट्स हमें नोट करने हैं, ये पॉइंट्स नोट करने हैं। लगभग सभी धातुएं ऑक्सीजन के साथ मिलकर धातु के ऑक्साइड बनाती हैं। ये देखिए, हमने अम्ल, क्षारक और लवण में पढ़ा था कि लगभग सभी धातुएं ऑक्सीजन के साथ मिलकर संगत धातु के ऑक्साइड बनाती हैं, उस धातु के ऑक्साइड बनाती हैं। संगत का मतलब होता है उसी धातु के ऑक्साइड बनाती हैं। जैसे कि आयरन अगर ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है तो आयरन ऑक्साइड बनता है, सोडियम ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है सोडियम ऑक्साइड बनता है, एल्यूमिनियम से रिएक्शन करता है एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनता है। इसका मतलब है कि संगत धातु के ऑक्साइड बनाती है, मतलब उसी धातु के ऑक्साइड बनाती हैं। तो इस प्रकार से हम ये लिख सकते हैं, धातु जमा ऑक्सीजन धातु ऑक्साइड बनता है। उदाहरण के लिए, जब कॉपर को वायु की उपस्थिति में गर्म किया जाता है तो यह ऑक्सीजन के साथ मिलकर काले रंग का कॉपर ऑक्साइड बनाता है। ये हमने पहले वाले चैप्टर में पढ़ा था कि कॉपर को जब वायु की उपस्थिति में गर्म किया जाता है तो काले रंग का कॉपर ऑक्साइड बनता है। ये है कॉपर और ये है ऑक्सीजन, ये बन गया कॉपर ऑक्साइड। कॉपर जो होता है वो लाल रंग का होता है और ये बन गया कॉपर ऑक्साइड काले रंग का। इसी प्रकार एल्यूमिनियम जब ऑक्सीजन से क्रिया करता है तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्रदान करता है। ये है एल्यूमिनियम, यहाँ पर ये एल्यूमिनियम है, ये ऑक्सीजन और ये बन गया एल्यूमिनियम ऑक्साइड। अध्याय 2 में आपने देखा कि कॉपर ऑक्साइड हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से कैसे अभिक्रिया करता है। कॉपर ऑक्साइड, अध्याय 2 में हमने देखा था कि कॉपर ऑक्साइड हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ कैसे अभिक्रिया करता है। हमने अध्याय 2 में ये पढ़ा था कि कॉपर ऑक्साइड जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो कॉपर क्लोराइड और जल बनता है। तो इसको हम लिख लेते हैं, कॉपर ऑक्साइड जमा हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये बनता है CuCl2 जमा H2। यहाँ पर देखिए, ये है लवण, ये हमने पहले चैप्टर में अच्छी तरह से पढ़ा था। ये है लवण और ये है जल और ये है अम्ल। तो देखिए, अम्ल जब क्षारक के साथ अभिक्रिया करता है तब ये लवण और जल बनता है, यानी तब होती है उदासीनीकरण अभिक्रिया। ये भी देखिए उदासीनीकरण अभिक्रिया का उदाहरण है, क्योंकि उदासीनीकरण अभिक्रिया में लवण और जल बनता है। यहाँ पर लवण और जल बना है और ये है अम्ल। इसका मतलब ये जो कॉपर ऑक्साइड है ये हुआ क्षारक। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि ये जो कॉपर ऑक्साइड है ये क्षारक प्रकृति का है, यानी जो धातु के ऑक्साइड होते हैं वो क्षारकीय प्रकृति के होते हैं। ये हमने अम्ल, क्षारक और लवण वाले पाठ में भी अच्छी तरह से समझा था और यहाँ से भी आपको समझ आ गया होगा कि किस तरह से ये क्षारकीय प्रकृति का है। ज़्यादातर धातु ऑक्साइड जो होते हैं वो क्षारकीय प्रकृति के होते हैं, ये नोट करना है। लेकिन यहाँ पर जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, ये जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड जैसी धातुएं, उनके जो ऑक्साइड होते हैं वो अम्लीय तथा क्षारकीय दोनों प्रकार के होते हैं। ये भी हमने अम्ल, क्षारक और लवण पाठ में
अच्छी तरह से पढ़ लिया था। और यहाँ पर भी हम समझ लेते हैं। यहाँ पर पहले देखिए, जो कॉपर ऑक्साइड है, कॉपर ऑक्साइड वो है क्षारकीय प्रकृति का, और जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड है Al2O3, ये जो है ये अम्लीय और क्षारकीय दोनों प्रकृति के होते हैं। और उसके साथ साथ जिंक ऑक्साइड ये दोनों जो हैं ये अम्लीय और क्षारकीय दोनों प्रकृति के होते हैं, अम्लीय और क्षारकीय। ये तो जो है ये कॉपर ऑक्साइड तो है क्षारकीय, और ये जो दोनों हैं ये है अम्लीय और क्षारकीय दोनों। तो ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो एल्यूमिनियम और जो जिंक होता है, एल्यूमिनियम और जिंक धातु जो होते हैं वो उभयधर्मी होती हैं। इनका व्यवहार अम्लीय भी होता है और क्षारकीय भी होता है, इसीलिए इनके जो ऑक्साइड हैं वो अम्लीय भी होते हैं और क्षारकीय भी होते हैं। इसीलिए एल्यूमिनियम और जिंक के जो ऑक्साइड होते हैं वो अम्लीय और क्षारकीय दोनों प्रकार के व्यवहार प्रदर्शित करती हैं। ऐसी धातु ऑक्साइड जो अम्ल तथा क्षारक दोनों से अभिक्रिया करके लवण और जल प्रदान करते हैं, ये उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाते हैं। ये होते हैं उभयधर्मी ऑक्साइड। देखिए, ये जब अम्लों के साथ अभिक्रिया करते हैं तब भी लवण और जल बनता है, और ये अगर क्षारकों के साथ अभिक्रिया करते हैं तब भी लवण और जल बनता है। तो ये इसलिए बनता है क्योंकि ये उभयधर्मी ऑक्साइड होते हैं। ये दोनों प्रकार के व्यवहार करते हैं, अम्लीय और क्षारकीय, इसलिए इनको बोलते हैं उभयधर्मी ऑक्साइड। अम्ल तथा क्षारक के साथ एल्यूमिनियम ऑक्साइड निम्न प्रकार से अभिक्रिया करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर अगर एल्यूमिनियम ऑक्साइड को अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ डाला जाता है तो एल्यूमिनियम क्लोराइड बनता है और जल बनता है। एल्यूमिनियम क्लोराइड जो है होता है वो होता है लवण, और ये हो गया जल। और अगर एल्यूमिनियम ऑक्साइड को NaOH के साथ डाला जाता है, मतलब ये क्षारक है, अगर क्षारक के साथ अगर एल्यूमिनियम ऑक्साइड अभिक्रिया करता है तो सोडियम एल्यूमिनेट बनता है जो कि लवण है, ये भी लवण है, और ये है जल। तो देखिए, यहाँ पर देखिए, एल्यूमिनियम ऑक्साइड जब अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तब भी लवण और जल बनता है, और क्षारक के साथ अभिक्रिया करता है तब भी लवण और जल बनता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एल्यूमिनियम और जिंक धातुएं जो होती हैं वो अम्लीय और क्षारकीय दोनों प्रकार का व्यवहार प्रदर्शित करती हैं, वो उभयधर्मी धातुएं होती हैं, इसलिए उनके ऑक्साइड भी उभयधर्मी होते हैं। और इसीलिए ये अम्ल या फिर क्षारकों के साथ जब ये अभिक्रिया करती हैं तो लवण और जल बनता है। अधिकांश धातु ऑक्साइड जल में अघुलनशील होते हैं, ये नोट करना है, अधिकांश धातु ऑक्साइड जल में अघुलनशील होते हैं, लेकिन इनमें से कुछ जल में घुलकर क्षारक प्रदान करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, ये पॉइंट था कि क्या इनके उत्पाद जल में घुलनशील हैं। तो अधिकांश धातुओं के जो ऑक्साइड हैं वो जल में अघुलनशील होते हैं, अघुलनशील, लेकिन इनमें से कुछ, मतलब ज़्यादातर धातु के ऑक्साइड जल में नहीं घुलते हैं, लेकिन इनमें से कुछ जल में घुलकर क्षारक प्रदान करते हैं। अगर ये जल में घुलते हैं तो क्षारक प्रदान करते हैं, जैसे कि सोडियम ऑक्साइड या फिर पोटासियम ऑक्साइड या मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम रिबन को जब हमने जलाया था तो उसमें मैग्नीशियम ऑक्साइड बना था, उसको जब हमने जल में घोला था तो वो भी क्षारकीय आया था, मतलब जब हमने लिटमस पेपर से चेक किया था तो उसकी प्रकृति भी क्षारकीय आई थी। तो देखिए, ये है कि इनमें से कुछ जल में घुल जाते हैं, कुछ जो ऑक्साइड होते हैं वो जल में घुल जाते हैं और क्षारक प्रदान करते हैं। तो इनमें से हैं जैसे सोडियम ऑक्साइड, सोडियम का ऑक्साइड जो है वो जल में घुल जाता है, पोटासियम का ऑक्साइड भी जल में घुल जाता है, मैग्नीशियम का ऑक्साइड भी जल में घुल जाता है। ये निम्न प्रकार से जल के साथ अभिक्रिया करते हैं और क्षारक प्रदान करते हैं। ये है जैसे सोडियम ऑक्साइड Na2O, ये जब जल के साथ घुलता है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है जो कि क्षार होता है, जल में घुलकर क्षार प्रदान करते हैं। तो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड ये है क्षार। यहाँ पर देखिए AQ है, AQ मतलब ये जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है ये सॉल्यूशन है, ये विलयन है, ये विलयन है। तो देखिए, यहाँ पर क्षार और क्षारक में अंतर है। जो क्षार होते हैं वो जल में घुलनशील होते हैं और जो क्षारक होते हैं वो जल में नहीं घुलते हैं।
ये जो है क्षार, ये जल में घुलनशील होते हैं, जल में घुल अगर ये जो ऑक्साइड हैं जल में घुल गए तो वो हो गए क्षार, और अगर जल में नहीं घुले तो वो हो गए क्षारक। तो यहाँ पर देखिए पोटासियम ऑक्साइड को जब जल में घोला जाता है तो पोटासियम हाइड्रोक्साइड बनता है, ये भी क्षार है, ये भी क्षार है, ये भी क्षार है। क्रियाकलाप 3.9 में हमने देखा कि ऑक्सीजन के साथ सभी धातुएं एक ही दर से अभिक्रिया नहीं करती। जब हम धातुओं को बारी बारी जलाकर देखते हैं तो हम ये नोट करते हैं कि सभी धातुएं ऑक्सीजन के साथ एक ही दर से अभिक्रिया नहीं करती है। कोई धातु तेजी के साथ जलती है, कोई धातु जलती ही नहीं है, कोई धातु धीरे जलती है। विभिन्न धातुएं ऑक्सीजन के साथ विभिन्न अभिक्रियाशील प्रदर्शित करती हैं। अलग अलग धातु अलग अलग अभिक्रियाशीलता प्रदान करती है। कोई धातु ऑक्सीजन के साथ बहुत ज़्यादा अभिक्रियाशील है और कोई धातु ऑक्सीजन के साथ कम अभिक्रियाशील है। तो इस तरह से हम ये देखते हैं कि जो धातुएं होती हैं वो ऑक्सीजन के साथ अलग अलग अभिक्रियाशीलता प्रदर्शित करती हैं। जैसे कि पोटासियम तथा सोडियम जैसी कुछ धातुएं तेजी से अभिक्रिया करती हैं। पोटेशियम और सोडियम धातुएं जो हैं वो ऑक्सीजन के साथ तेजी से अभिक्रिया करती हैं, और ये इतनी तेजी से अभिक्रिया करती हैं कि अगर इनको खुले में रख दिया जाए, अगर सोडियम या पोटासियम को खुले में रख दिया जाए तो ये आग पकड़ लेती हैं। इतनी ज़्यादा अभिक्रियाशील ये धातु ऑक्सीजन के साथ होती हैं। इसलिए इसका क्या समाधान है? इसलिए इन्हें सुरक्षित रखने के लिए तथा आकस्मिक आग को रोकने के लिए केरोसिन तेल में डुबोकर रखा जाता है। सोडियम और पोटासियम को केरोसिन तेल में डुबोकर क्यों रखा जाता है? क्योंकि इनको अगर खुले में छोड़ दिया जाता है तो ये ऑक्सीजन के साथ बहुत ज़्यादा अभिक्रियाशील होने के कारण ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करती हैं तेजी से और एकदम आग पकड़ लेती हैं। तो इस अभिक्रिया से बचाने के लिए इन धातुओं को केरोसिन तेल में डुबोकर रखा जाता है, क्योंकि केरोसिन तेल से ये अभिक्रिया नहीं करती हैं। सामान्य ताप पर, नॉर्मल ताप पर जो मैग्नीशियम या फिर एल्यूमिनियम, जिंक, लेड आदि जैसी धातुओं की सतह पर ऑक्साइड की पतली परत चढ़ जाती है। सामान्य ताप पर मतलब नॉर्मल टेम्परेचर पर मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, लेड आदि जैसी धातुओं की सतह पर ऑक्साइड की परत चढ़ जाती है। अगर इन धातुओं को ऐसे ही खुला छोड़ दिया जाए, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक या लेड, इनको खुला छोड़ दिया जाए तो इन धातुओं की सतह पर ऑक्साइड की पतली परत चढ़ जाती है। ऑक्साइड की यह परत धातुओं को पुनः ऑक्सीकरण से सुरक्षित रखती है। तो देखिए ये मान लीजिए धातु है, ये एल्यूमिनियम मान लीजिए, और इसको हम अगर वातावरण में खुला छोड़ देंगे तो इसके ऊपर एक पतली सी परत चढ़ जाती है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड बन जाता है। इसके ऊपर एक पतली सी परत चढ़ जाती है और ये पूरे एल्यूमिनियम को ढक लेती है। ये बन गया एल्यूमिनियम ऑक्साइड और ये पूरी धातु को ढक लेती है। अब जो ऑक्सीजन वातावरण में है वो सीधे ही एल्यूमिनियम के कांटेक्ट में नहीं आ पाती, एल्यूमिनियम के संपर्क में नहीं आ पाती, और जो अंदर एल्यूमिनियम धातु है वो सुरक्षित रहती है। ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड इसके ऊपर जो जम जाती है वो अंदर जो एल्यूमिनियम धातु है वो और ज़्यादा ऑक्सीजन से क्रिया नहीं करने देती, और जो अंदर एल्यूमिनियम धातु है वो सुरक्षित रहती है। तो ऑक्साइड की ये जो परत होती है ये धातु को पुनः ऑक्सीकरण से सुरक्षित रखती है। अब यहाँ पर देखिए, गर्म करने पर आयरन का दहन तो नहीं होता, लेकिन जब बर्नर की ज्वाला में लोह चूर्ण डालते हैं तब वह तेजी से जलने लग जाता है। देखिए जो आयरन होता है, लोहा जो होता है, अगर उसको गर्म किया जाता है तब उसका दहन नहीं होता है। लोहे को अगर गर्म किया जाता है तो उसका दहन नहीं होता है, लेकिन जब लोहे के चूर्ण को बर्नर की ज्वाला पर अगर डाला जाता है तो फिर वो तेजी से जलने लग जाता है। तो देखिए ऐसा क्यों होता है कि गर्म करने पर आयरन का दहन तो नहीं होता, लेकिन जब बर्नर पर आयरन का चूर्ण मतलब जो बुरादा होता है, बुरादा अगर फेंका जाता है ज्वाला पर तो फिर तेजी से ज्वाला उठती है, तेजी से वो जलने लग जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो लोहा होता है उसका ज्वलन ताप बहुत ज़्यादा होता है, और लोहा धातु को अगर जलाया जाता है तो इसको बहुत ज़्यादा ऊष्मा देनी पड़ती है, इसको गर्म होने के लिए बहुत ज़्यादा ऊष्मा देनी पड़ती है, और जब इसको जलाया जाता है तो इसके ऊपर एक परत बन जाती है जो कि अंदर के लोहे को जलने नहीं देती है। लेकिन जो लोहे का चूर्ण होता है, देखिए लोहे का चूर्ण ऐसे होता है,
इसके अंदर ऑक्सीजन ईजिली पहुंच जाती है। इसमें ऑक्सीजन देखिए चारों तरफ पहुंच जाती है, तो ये ऑक्सीजन से आसानी से अभिक्रिया कर लेता है। जबकि लोहे की जो धातु है वो ऑक्सीजन से आसानी से क्रिया नहीं कर पाती, इसलिए लोहे का दहन नहीं हो पाता है। इसके ऊपर परत सी बन जाती है। जब लोहे को जलाया जाता है तो इसके ऊपर एक परत बन जाती है जो कि लोहे को जलने नहीं देती है। और ये जो है ये लोहे का बुरादा है। जब इसको जलाया जाता है तो इसको ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में मिल जाती है और ये आसानी से जलने लग जाता है। कॉपर का दहन तो नहीं होता, कॉपर का दहन नहीं होता। कॉपर को जब जलाया जाता है तो कॉपर का भी दहन नहीं होता है, लेकिन गर्म धातु पर कॉपर ऑक्साइड की काले रंग की परत चढ़ जाती है। कॉपर को जब जलाया जाता है तो वह नहीं जलता है, लेकिन गर्म करने पर कॉपर ऑक्साइड की काली परत चढ़ जाती है। सिल्वर एवं गोल्ड, सिल्वर और सोना, चांदी और सोना अत्यधिक ताप पर भी ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं। सोना और चांदी जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा ताप पर भी ऑक्सीजन से अभिक्रिया नहीं करते हैं। ये बहुत ही कम अभिक्रियाशील होते हैं और इसीलिए इनके आभूषण बनाए जाते हैं, क्योंकि ये अभिक्रियाशील नहीं होती हैं। अत्यधिक ताप पर भी ऑक्सीजन से अभिक्रिया नहीं करती हैं, इसीलिए चांदी और सोने के आभूषण बनाए जाते हैं। अगर ये अभिक्रियाशील होंगी तो चांदी का ऑक्साइड या सोने का ऑक्साइड बन जाएगा और ये संक्षारित हो जाएंगी, लेकिन ये अभिक्रियाशील नहीं होती हैं। अत्यधिक ताप पर भी ये ऑक्सीजन से अभिक्रिया नहीं करती हैं, इसलिए इनके आभूषण बनाए जाते हैं और इसीलिए ये काफ़ी महंगी धातुएं होती हैं। यहाँ पर देखिए ये है एनोडीकरण। एल्यूमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया जो होती है वो होती है एनोडीकरण। देखिए जो लोहा होता है उसके ऊपर लोहे की ऑक्साइड की परत बनना वो होता है जंग लगना, और इसी तरह से एल्यूमिनियम के ऊपर एल्यूमिनियम की ऑक्साइड की परत बनना वो होता है एनोडीकरण। एल्यूमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनने की प्रक्रिया एनोडीकरण होता है। वायु के संपर्क में आने पर एल्यूमिनियम पर ऑक्साइड की पतली परत का निर्माण होता है। जब एल्यूमिनियम वायु के संपर्क में आता है तो वायु में जो ऑक्सीजन होती है उससे अभिक्रिया करता है तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनता है, और ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड एल्यूमिनियम के ऊपर एक पतली परत का निर्माण करता है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड की परत इसे संक्षारण से बचाती है। तो मैंने पहले भी बताया था एल्यूमिनियम ऑक्साइड की परत इसके ऊपर जम जाती है और अंदर एल्यूमिनियम धातु है उसको संक्षारित होने से बचाती है, मतलब और जो एल्यूमिनियम है वो संक्षारित होने से बच जाता है। इस परत को मोटा करके इसे संक्षारण से अधिक सुरक्षित किया जा सकता है। अगर इस परत को और मोटा कर दिया जाए, पूरी तरह से एल्यूमिनियम की धातु को ढक दिया जाए, तो अंदर जो धातु है वो संक्षारित होने से पूरी तरह से बच सकती है। एनोडीकरण के लिए एल्यूमिनियम की एक साफ वस्तु को एनोड बनाकर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ इसका विद्युत अपघटन किया जाता है। देखिए विद्युत अपघटन आपने कक्षा 8 में भी पढ़ा होगा, कक्षा 10 में भी रासायनिक अभिक्रियाओं में पढ़ा होगा। विद्युत अपघटन किया जाता है। एल्यूमिनियम की एक साफ वस्तु ली जाती है और उसको एनोड बना दिया जाता है। तो देखिए एनोडीकरण को हम शॉर्ट में समझ लेते हैं। ये हम लेते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल, इसमें ले लेते हैं तनु सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 ले लेते हैं और वाटर ले लेते हैं। इसमें देखिए यहाँ पर एनोड है एल्यूमिनियम और कैथोड है, तो ये हम जोड़ देते हैं धन टर्मिनल से और ये जोड़ते हैं ऋण टर्मिनल से। यहाँ पर देखिए जब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो एल्यूमिनियम पर ऑक्सीजन आ जाती है, क्योंकि ऑक्सीजन जो होता है वो नेगेटिव होता है और हाइड्रोजन जो होता है वो होता है पॉजिटिव। तो ये ऑक्सीजन जो है ये इधर इसके ऊपर इस एनोड की तरफ आकर्षित होती है, और एनोड की तरफ आकर्षित होने पर यहाँ पर देखिए एनोड पर उत्सर्जित ऑक्सीजन गैस एल्यूमिनियम के साथ अभिक्रिया करके ऑक्साइड की एक मोटी परत बनाती है। यहाँ पर एल्यूमिनियम के साथ ये अभिक्रिया करती है और एनोड पर जो ऑक्सीजन उत्सर्जित हो है वो एल्यूमिनियम के साथ अभिक्रिया करती है और ऑक्साइड की एक मोटी परत बना देती है। इस ऑक्साइड की परत को आसानी से रंग कर एल्यूमिनियम की आकर्षक वस्तुएं बनाई जा सकती हैं, और फिर इस ऑक्साइड की परत को आसानी से कलर किया जा सकता है और एल्यूमिनियम की आकर्षक वस्तुएं बनाई जा सकती हैं। तो ये होता है एनोडीकरण। क्रियाकलाप 3.9 करने के बाद आपने देखा होगा कि उन धातुओं के नमूनों में सोडियम सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। तो यहाँ पर देखिए 3.9 क्रियाकलाप करने के बाद ये हमने क्रियाकलाप 3.9 किया था और इसमें हमें ये पॉइंट नोट करने थे। ये पॉइंट इनमें ये देखिए, इनमें उत्पन्न पदार्थ एकत्रित कीजिए
उत्पाद तथा धातु की सतह को ठंडा होने दीजिए। धातु का दहन आसानी से होता है या नहीं, या किस धातु का दहन आसानी से होता है। जब धातु का दहन हो रहा है तो ज्वाला का रंग क्या था, और दहन के पश्चात धातु की सतह कैसी प्रतीत होती है। धातुओं को ऑक्सीजन के साथ अभिक्रियाशीलता के आधार पर घटते क्रम में लिखिए, और इसके उत्पाद जल में घुलनशील है या नहीं है। ये सब हमने इस वाले टॉपिक में पढ़ा था। तो यहाँ पर देखिए ये है लास्ट में कि क्रियाकलाप 3.9 करने के बाद आपने देखा कि उन धातु के नमूनों में सोडियम सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। सोडियम सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। यहाँ पर देखिए पोटासियम और सोडियम जैसी धातुएं इतनी तेजी से अभिक्रिया करती हैं कि खुले में रखने पर आग पकड़ लेती हैं। तो सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील है सोडियम। इसके बाद है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम धीमी अभिक्रिया करता है और यह सोडियम की अपेक्षा कम अभिक्रियाशील है। सबसे पहले है सोडियम, उसके बाद है फिर मैग्नीशियम। लेकिन ऑक्सीजन में दहन करने से हमें जिंक, आयरन, कॉपर और लेड की अभिक्रियाशीलता का पता नहीं चलता। सोडियम और मैग्नीशियम में हमें पता लग गया है क्योंकि सोडियम ज़्यादा अभिक्रियाशीलता दिखाती है। मैग्नीशियम को अगर खुला छोड़ दिया जाता है तो ये अपने आप ही आग नहीं पकड़ती, लेकिन सोडियम को अगर खुला छोड़ दिया जाता है तो वह अपने आप ही आग पकड़ लेती है। तो सोडियम ज़्यादा अभिक्रियाशील हुई। लेकिन इनमें ये जो है जिंक, आयरन, कॉपर, लेड, इनमें हमें ये नहीं पता कि कौन सी धातु ज़्यादा अभिक्रियाशील है। इस क्रियाकलाप से हमें ये नहीं पता लगा है। कुछ और अभिक्रियाएं करके अगर हम देखते हैं तो इन धातुओं का अभिक्रियाशीलता का क्रम हम बनाने का प्रयास करेंगे तो हमें पता लग सकता है। तो इसके लिए हम कुछ और अभिक्रियाएं करके देखेंगे और फिर हम देखेंगे कि कौन सी धातु ज़्यादा अभिक्रियाशील है। तो इसके लिए हम ये वाली अभिक्रिया करेंगे। धातुएं जब जल के साथ अभिक्रिया करती हैं तो क्या होता है। तो फिर हम आगे ये पढ़ेंगे, धातुएं जब जल के साथ अभिक्रिया करती हैं तो क्या होगा। ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया तो हमने पढ़ ली। अब हम अगले वीडियो में ये पढ़ेंगे धातुएं जब जल के साथ अभिक्रिया करती है तो क्या होता है। तो देखिए इस वीडियो में हमें इस क्रियाकलाप से हमें ये उत्तर देखने थे, ये नोट करना था। इससे उत्पन्न पदार्थ को एकत्रित कीजिए। तो सभी धातु को हमने जलाकर देखा था। तो सभी धातु को जब जलाया था तो उसमें सभी में पदार्थ उत्पन्न नहीं हुआ था। उत्पाद तथा धातु की सतह को ठंडा होने दीजिए। फिर हम उत्पाद अगर बनता है तो उसको ठंडा होने देते हैं। जैसे कि मैग्नीशियम धातु को जलाया तो उत्पाद बना है, उसको ठंडा होने दीजिए। किस धातु का दहन आसानी से हो जाता है, ये प्रश्न भी हमने इसमें यहाँ पर उत्तर देख लिया था कि जो सोडियम होता है, सोडियम या पोटासियम, उसको खुला छोड़ने पर आसानी से जल जाती हैं और मैग्नीशियम का दहन भी आसानी से हो जाता है। जब धातु का दहन हो रहा है तो ज्वाला का रंग क्या था। तो देखिए सभी धातु का दहन नहीं हुआ था, मैग्नीशियम का दहन हुआ था। सोडियम और पोटासियम का तो आसानी से दहन हो जाता है। तो फिर हम ज्वाला का रंग नोट करेंगे। तो हमें देखना था ज्वाला का रंग कैसा था। तो इन तीनों केसेज में ज्वाला जो है वो चमकीली होती है। दहन के पश्चात धातु की सतह कैसे होती है। दहन जब होता है तो जिन धातु का दहन हो जाता है, देखिए सभी धातु का दहन नहीं हुआ था, जिन धातु का दहन हो जाता है उनकी सतह कैसी प्रतीत होती है। तो ये तो बिल्कुल इनको तो दहन पूर्ण हो जाता है। और जो धातुएं हैं जैसे कि जो कॉपर है उसका ऑक्साइड बना था तो ये काले रंग का बना था। धातु को ऑक्सीजन के साथ अभिक्रियाशीलता के आधार पर हम घटते क्रम में लिखेंगे। तो इसमें सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील है पोटासियम, उसके बाद सोडियम है, उसके बाद मैग्नीशियम आ जाएगा। उसके बाद हम ये नहीं देख पाए हैं, ये हम क्लियर नहीं कर पाए हैं कि उसके बाद अभिक्रियाशील धातु कौन सी है। तो ये हम अगला जो टॉपिक पढ़ लेंगे तब इसका उत्तर हमें मिलेगा। इसके क्या इनके उत्पाद जल में घुलनशील है। सभी धातु के उत्पाद जल में घुलनशील नहीं है, सिर्फ कुछ ही धातुएं हैं जो जल में घुलनशील होती हैं। तो इनका उत्तर हमें इस टॉपिक को पढ़ने से मिल गया है। और हम आगे अब अभिक्रियाशीलता को चेक करेंगे कि कौन सी धातु ज़्यादा अभिक्रियाशील है और कौन सी कम है। तो अभिक्रियाशीलता का क्रम बनाने के लिए हम अगले वीडियो में धातुएं जब जल के साथ अभिक्रिया करती हैं तो क्या होता है ये पढ़ेंगे। तो यहाँ तक ये टॉपिक आपको समझ आ गया होगा अच्छी तरह से। अगर आपको ये टॉपिक समझ आ गया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।